हेलो फ्रेंड्स, इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड में हमने नंबर 4 के बारे में जाना था कि कैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में मौजूद सारे वर्ड्स नंबर 4 पर ही जाकर रुकते हैं, जिसको हम ब्लैक होल नंबर भी कहते हैं। आज हम इस वीडियो में ऐसे ही नंबर्स के बारे में कुछ अजीबोगरीब फैक्ट्स को जानेंगे। जैसे कि क्या आपको पता है कि 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, 0 फैक्टोरियल 0 क्यों नहीं होता। आज जो हम नंबर ड्रॉ करते हैं उनका शेप ऐसा ही क्यों होता है, उनका शेप कुछ और भी तो हो सकता था, लेकिन नंबर्स का शेप ऐसा ही क्यों होता है। अगर आपके मन में भी इन्हीं सवालों को जानने की इच्छा है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, मैं आपको यहाँ पर एक नंबर दिखाता हूँ और यह नंबर है 6174। अब आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे यह कोई रैंडम नंबर है, लेकिन ज़रा रुकिए, यह एक स्पेशल नंबर है। और वह कैसे, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इसको समझने के लिए हमको किसी भी 4 डिजिट के नंबर को लेना होगा और वह 4 डिजिट का नंबर कुछ ऐसा होगा जिसकी हर एक डिजिट अलग अलग होंगी, जैसे कि 2146। बस इसमें कोई भी डिजिट कंटिन्यूसली रिपीट नहीं होनी चाहिए, जैसे कि 1111, 2222 ऐसे नंबर्स नहीं चलेंगे, क्योंकि अगले स्टेप में आंसर आपको 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो हम कोई भी 4 डिजिट के नंबर को लेंगे और सबसे पहले हम उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, यानी कि उस नंबर को बड़े से छोटे और छोटे से बड़े ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अब यह करने के बाद हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे। फिर जो हमको आंसर मिलेगा फिर से हम उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, फिर से बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर देंगे और इस प्रोसेस को लगातार रिपीट करते रहेंगे। अभी हम इसको एग्जाम्पल से भी समझेंगे तो यह और क्लियर हो जाएगा। तो जब हम इस प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे तो एक स्टेज पर आकर हमारा जो आंसर होगा वह होगा 6174 और इस प्रोसेस को बोला जाता है काप्रेकर्स रूटीन। चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले हम एक नंबर लेंगे, जैसे कि मान लीजिए 1234। उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, यानी कि 4321 और 1234। अब बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर देंगे, यानी कि 4321 माइनस 1234, जो कि बराबर होगा 3087 के। अभी जो हमको नंबर मिला हम उसको फिर से अरेंज करेंगे, फिर से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, फिर से बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर देंगे, यानी कि 8730 माइनस 0378। इस बार हमको आंसर मिलेगा 8352। अब फिर से हम इसको रीअरेंज करेंगे तो 8532 माइनस 2358, पर इस बार जो आंसर होगा वो होगा 6174। अगर हम 6174 को फिर से अरेंज करें तो 7641 माइनस 1467, जो कि बराबर होगा 6174 के ही, यानी कि अल्टीमेटली हम इसी नंबर पर आ जाएंगे। चलिए एक दूसरा नंबर लेते हैं, सपोज 9582। अरेंज करने पर पहले स्टेप में क्या होगा, 9852 माइनस 2589, जो कि बराबर होता है 7263। अगली बार इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे तो क्या आंसर होगा, 5265। इसके बाद फिर से रिपीट करने पर आंसर होगा 3996। फिर से करेंगे तो 6264, एक और बार करेंगे तो 4176 और फाइनली 6174, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यानी कि जब भी हम किसी नॉन रिपीटिंग 4 डिजिट के नंबर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं और फिर उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं और इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं तो हमको एक स्पेशल नंबर मिलता है। वह नंबर है 6174 और यह जो नंबर है इस नंबर को कहा जाता है काप्रेकर्स कांस्टेंट और इसका नाम इंडिया के मैथमेटिशियन DR काप्रेकर के नाम पर रखा गया है ना यह नंबर कितना अमेजिंग। आप भी इस नंबर को ट्राई कर सकते हैं और ट्राई करने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो यह थी पहली चीज काप्रेकर्स कांस्टेंट के ऊपर। अब हम बात करेंगे नंबर 2 की। तो क्या कभी आप लोगों ने सोचा कि जो नंबर्स हम आज यूज़ करते हैं, जिनको अरेबिक न्यूमरल सिस्टम भी कहा जाता है, उनका शेप ऐसा ही क्यों होता है। उनका शेप कुछ और भी तो हो सकता था, लेकिन ऐसा ही क्यों होता है। तो वैसे और भी नंबर सिस्टम होते हैं, जैसे कि रोमन नंबर सिस्टम और हमारे इंडिया का नंबर सिस्टम। उनके शेप तो अलग अलग होते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर
केवल अरेबिक न्यूमरल सिस्टम की बात कर रहे हैं। उनका शेप ऐसा ही क्यों होता है? 2 हमेशा ऐसा ही क्यों बनता है? कुछ और भी तो हो सकता था। तो आइए जानते हैं। तो इसका जवाब है कि यह सब है एंगल्स की वजह से। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर कुछ इमेजेस दिखाता हूँ, आप इनको जरा ध्यान से देखिएगा। तो जैसा कि आपको इन इमेजेस में दिख रहा होगा कि नंबर 1 केवल एक एंगल बनाता है, नंबर 2 2 एंगल बनाता है, नंबर 3 एंगल्स बनाता है, ऐसे ही नंबर 4 एंगल बनाता है, नंबर 8 एंगल्स बनाता है, नंबर 9 एंगल बनाता है, और फाइनली 0 में कोई भी एंगल नहीं बनता। यानी कि जैसे नंबर का सिंबल उतने ही उसमें एंगल होते हैं। इसी कारण इनका शेप ऐसा होता है। जैसे कि नंबर 8 यानी कि 8 एंगल्स, नंबर 9 एंगल, नंबर 5 एंगल। तो आई थिंक इस फैक्ट को जानकर आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। अगर ऐसा है तो इसके बारे में अपने सभी फ्रेंड्स को बताइएगा, जिससे कि वो भी देखकर इसको हैरान हो जाएं। तो अब चलते हैं नंबर 3 की ओर। आई थिंक आप में से मैक्सिमम लोग ये जानते होंगे कि फैक्टोरियल्स क्या होते हैं। अगर नहीं तो यह समझ लीजिए कि अगर आपसे कोई बोलता है कि आप 5 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड करो, तो उसका आंसर होगा आपको सिंपली 5 के संग उसके पहले के जितने भी नंबर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, बस 0 को छोड़कर। जैसे कि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 5 × 4 × 3 × 2 × 1 यानी कि 120। ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछता है कि 9 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड करो, तो उसका आंसर होगा 9 × 8 × 7। ऐसे ही मल्टीप्लाई करते जाइए 1 तक। सिंपल। तो यह सब तो ठीक है, लेकिन अक्सर हमारे मन में यह सवाल आता है कि जिस तरह हम बाकी के फैक्टोरियल की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, वैसे ही 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 0 होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 0 ही होता है। लेकिन 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 0 नहीं होती। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। जिस तरह हम बाकी के फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड करते हैं, उस तरह हम 0 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड नहीं करते। तो चलिए जानते हैं कि आखिर 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 कैसे होती है। तो मैंने आपको स्क्रीन पर 4 फैक्टोरियल तक की वैल्यू शो की हैं। फैक्टोरियल 1 होता है 1 के बराबर, फैक्टोरियल 2 होता है 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6 और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 24। अब चलिए इसकी मदद से हम 0 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अगर हम हर एक फैक्टोरियल की वैल्यू को उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं तो हमको पिछले फैक्टोरियल की वैल्यू मिल जाती है। जैसे कि अगर हम 4 फैक्टोरियल की वैल्यू को 4 से डिवाइड करें तो उसका आंसर होगा 3 फैक्टोरियल की वैल्यू, यानी कि 24 डिवाइड बाई 4। इसका जवाब होगा 6 और 6 किसकी वैल्यू होती है? 3 फैक्टोरियल की। अब ऐसे ही अगर हम 6 को 3 से डिवाइड करें तो उसका जवाब होगा 2 और 2 किसकी वैल्यू होती है? 2 फैक्टोरियल की। अब अगर हम 2 को 2 से डिवाइड करें तो उसका आंसर होगा 1 और 1 किसकी वैल्यू होती है? 1 फैक्टोरियल की। और फाइनली अगर हम 1 को 1 से डिवाइड करें तो उसका आंसर भी 1 होगा और यह किसकी वैल्यू होती है? 0 फैक्टोरियल की, क्योंकि 1 के पहले 0 ही आता है। और जैसा पैटर्न हम स्क्रीन पर देख रहे हैं उससे यही साबित होता है कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। तो आई थिंक अब आप जान गए होंगे कि 0 फैक्टोरियल 1 कैसे होता है। तो चलिए आते हैं नंबर 4 की ओर। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसका जवाब मैं आपको नहीं देने वाला। इसका जवाब आप मुझको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओगे, क्योंकि इसमें इन्फिनिटी का भी रोल है। तो सपोज हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इस रेक्टेंगल में बेस और हाइट मार्क की गई है, आप इसको इजीली देख सकते हो। अब हमको टॉप लेफ्ट कॉर्नर से राइट साइड के बॉटम वाले पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, यानी कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की इस डिस्टेंस को फाइंड करना है। लेकिन इस डिस्टेंस को फाइंड करने के जो रास्ते हैं वह अलग अलग होंगे और वह आपको रेड कलर से हाईलाइट किए गए हैं। तो पहले डायग्राम को देखिए। आप बेसिक मैथमेटिक्स का यूज़ करके रेड कलर से आउटलाइन किए गए रास्ते के डिस्टेंस को इजीली फाइंड कर सकते हो। हमारी बेसिक मैथमेटिक्स की नॉलेज के अनुसार यह जो रास्ता होगा वह होगा 1/2 बेस प्लस हाइट प्लस 1/2 बेस। और अगले स्टेप में कैलकुलेशन करने पर जो हमको रेड कलर का रास्ता दिया गया है उसकी टोटल डिस्टेंस होगी बेस प्लस हाइट। सिंपल। चलिए अब मैं यहाँ पर आपको एक दूसरा डायग्राम दिखाता हूँ, लेकिन इस डायग्राम में हमने रास्ते को 4 पार्ट में स्प्लिट कर दिया है, पर अगेन हम इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो 1/4 बेस प्लस 1/3 हाइट प्लस 1/4 बेस प्लस 1/3 हाइट। और ऐसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं
लेकिन फाइनल में जो कैलकुलेशन करने पर इसका आंसर होगा वह भी होगा बेस प्लस हाइट। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि हमने बेस और हाइट को कितने पार्ट में स्प्लिट कर दिया, लेकिन फाइनल आंसर हमको क्या मिलेगा, बेस प्लस हाइट। इसी प्रकार से मैं आपको यहाँ पर एक तीसरा डायग्राम दिखाता हूँ। इसमें आप देख रहे होंगे कि हमने और सारे पार्ट में स्प्लिट कर दिया, लेकिन आंसर तो वही होगा, बेस प्लस हाइट। और आप इसको समझ भी पा रहे होंगे क्योंकि इस वाले केस में कैलकुलेशन वैसे ही होगी जैसे पिछले दो केसेस में थी, यानी कि आंसर क्या होगा, बेस प्लस हाइट। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर एक चौथा डायग्राम दिखाता हूँ, लेकिन यहाँ पर हम छोटे छोटे टुकड़े लेने की बजाय हम इतने छोटे छोटे इनफाइनाइट पार्ट्स लेंगे जो कि दूर से देखने पर हमको एक स्ट्रेट लाइन लगे, या फिर मैथ की भाषा में हम इसको क्या बोलेंगे कि डायगोनल लगे। हालांकि इसमें हमने इन्फिनिटी को अप्रोच करते हुए टुकड़ों का यूज़ किया है। तो अब इस बार इसकी लेंथ क्या होगी? अगर हम अपने पिछले लॉजिक से देखें तो उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, बेस प्लस हाइट। लेकिन शायद यहाँ पर हमारा लॉजिक फेल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार जो उसकी लेंथ होगी वह होगी अंडर रूट के अंदर बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, जिसकी वैल्यू बेस प्लस हाइट की वैल्यू के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि शायद यहाँ पर हमारा लॉजिक फेल हो जाता है। तो वैसे आपके अकॉर्डिंग क्या सही होना चाहिए, हमारा लॉजिक या फिर जो रिजल्ट हमको दिखता है? आखिर इसमें गलती हुई कहाँ पर? क्योंकि अगर हम डायगोनल की लाइन को काफ़ी ज़्यादा जूम करके देखें तो हमको वैसे ही रास्ते मिलेंगे जैसा कि हमने ड्रॉ किए थे। तो अब आप बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कि इन्फिनिटी इतना क्रेजी है या फिर उससे भी ज़्यादा अमेजिंग है? तो फ्रेंड्स, यह सब था आज की वीडियो में। अगर आप नंबर से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।